दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक सवाल का जवाब जानेंगे, जो कि सवाल इस प्रकार है कि मेरे दोस्त भी अक्सर पूछा करते हैं कि योगा और एक्सरसाइज, इन दोनों में से हमें क्या करना चाहिए, या योगा या फिर वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज जो वेट लिफ्टिंग वाली होती है, जो हम डंबल से करते हैं, और योगा, इसमें क्या अंतर है। हमें क्या एक्सरसाइज ही करना चाहिए या योगा ही करना चाहिए, या हमें दोनों करना चाहिए। तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज की, तो उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं जो हमारी शरीर की रचना है, जो हमारे शरीर में स्केलेटन है, स्केलेटन में जॉइंट्स हैं और उसके ऊपर स्किन है। लेकिन स्केलेटन के ऊपर जो हमारा ढांचा है, हड्डियों का ढांचा है, जो उसके ऊपर मसल्स होता है। मसल्स हमारे, जो हम मूवमेंट करते हैं, जो हम क्रिया करते हैं, जो हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं। इवन मैं अब इस प्रकार से खाने के लिए अपने हाथों को उठाता हूँ, तो ये जो क्रिया है ये मसल्स के द्वारा ही होती है, क्योंकि जो हड्डी है वो जो मूवमेंट करती है वो मसल्स के द्वारा करती है। अगर मैं अपने पैरों को इस प्रकार से कर रहा हूँ, या मैं कोई भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कोई भी योगा में आसन कर रहा हूँ, पोस्चर कर रहा हूँ, तो उसमें मसल्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हमारी उम्र 40 से ऊपर जाती है, तो हमारे शरीर में हर साल 1% जो हमारा मसल्स होता है वो रिड्यूस होता रहता है प्रति वर्ष। यानी कि 30 साल में अगर मेरे पास 100% मसल्स है, तो मैं 60 साल की उम्र में मेरे पास 30% मसल्स लॉस हो जाएगा, और मेरे पास जो मसल्स बचेगी वो 70%। अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सब की जो मात्रा है उचित मात्रा में रखें, तो हमारी जो मसल्स लॉस होती है वो कम हो जाती है। होगी तो फिर भी मसल्स तो लॉस फिर भी होगा, लेकिन जो उसकी मात्रा होती है वो कम हो जाएगी। अगर ये मेरा पैर है, इस पैर की अगर मैं बात करूं, तो ये मेरा अपर लेग है और ये मेरा लोअर लेग। लोअर लेग में ये मेरा काफ मसल्स है, नीचे वाला। फ्रंट में क्वाड्रिसेप है, इसमें 4 मसल्स की इन्वॉल्वमेंट है, और नीचे हैमस्ट्रिंग, इसमें 3 मसल्स की इन्वॉल्वमेंट। ये जो मेरी काफ मसल्स है, जो मेरी वैन, उसमें दबाव देकर जो ब्लड का प्रभाव है उसको ऊपर की तरफ फेंकती है। अगर ये मसल्स रिड्यूस हो जाए, तो जो ब्लड की गति होगी ऊपर की ओर जाने की, वो बिल्कुल ही सुस्त पड़ जाएगी। तो दोस्तों, अभी आपने पैरों की रचना देखी, उसी प्रकार मेरे हाथ में ये बाइसेप्स है, ये ट्राइसेप्स है, ये शोल्डर मसल्स है, ये बैक मसल्स है, ये फ्रंट मसल्स है, ये और ये जो ऐप हम देखते हैं ये है रेक्टस एब्डोमिनिस, जिसमें आपने 7 पैक, 5 पैक, 6 पैक जो हमारे पेट के ऊपर होती है, ये भी एक मसल्स है। दोस्तों, अगर ये मसल्स कम हो जाए, तो हमारी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। हमें हर मूवमेंट में दर्द होगा। अगर अब ये सारी मसल्स मेरी कम हो जाए, तो जो नीचे की हड्डी और ऊपर के हड्डी में बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड है और कार्टिलेज है, उनमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और उनमें जब प्रेशर पड़ेगा तो हमारे घुटने आपस में, दोनों हड्डियाँ आपस में घिसने लगेगी, और इससे हमें चलने में और कूदने में काफ़ी दर्द होगा। अब बात आती है कि ये जो मसल्स हैं 40 के बाद, तो इसको हम कैसे बचा कर रखें। तो दोस्तों, यहाँ पर आता है वेट ट्रेनिंग। अगर वेट ट्रेनिंग हम करते रहे, हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन हम अगर वेट ट्रेनिंग करते रहे, तो हम इस मसल्स के जो वॉल्यूम होता है उसको बचा कर रख सकते हैं। जब भी हम वेट उठाते हैं, अगर मान लीजिए मैं हाथों की एक्सरसाइज कर रहा, तो आपने देखा होगा लोग इस प्रकार से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, अपने हाथों को, अपने कोहनी को इस प्रकार रखकर अपने एल्बो को आगे पीछे ऊपर नीचे इस प्रकार उठाते हैं। तो आपने देखा होगा जो प्रेशर पड़ रहा है वो मेरे बाइसेप्स में पड़ रहा है, क्योंकि हर मसल्स के लिए एक अलग एक्सरसाइज है। और जब भी हम वेट ट्रेनिंग करते हैं और उस मसल्स में प्रभाव पड़ता है, यानी वो मसल्स एक्सटेंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उसमें जो फाइबर होते हैं, क्योंकि मसल्स फाइबर से बने हुए हैं, और उस फाइबर का ब्रेकडाउन होता है। और यहाँ पर ये होता है कि जब वो फाइबर 4 फाइबर में टूट गया एक, तो जब हम रेस्ट करते हैं और प्रोटीन की डाइट लेते हैं, तो ये मसल्स रिपेयर होते हैं। और जब ये मसल्स रिपेयर होते हैं,
तो इनको अपना ही एक न्यूक्लियाई मिल जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस होना बहुत जरूरी है। तो एक सैटेलाइट सेल होता है, तो वो उनका काम यही रहता है कि ढूंढना और रिपेयर करते समय इनको न्यूक्लियस दे देना। इस प्रकार से जब ये फाइबर टूटते रहते हैं, रिपेयर होते रहते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है उस एरिया का। इसी प्रकार हम थाई की एक्सरसाइज, अपने शोल्डर की एक्सरसाइज, अपने पेट की एक्सरसाइज कर कर उस जगह के मसल्स की वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। और इस प्रक्रिया के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत है। प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया और रेस्ट। अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे तो वहां पर जो मसल्स गेन नहीं हो पाएगा और उल्टा नुकसान होने लगेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा जो लंबी लंबी दौड़े करते हैं मैराथन में, तो उनको भी अपने मसल्स को मेंटेन करने के लिए वेट ट्रेनिंग और डाइट का सहारा लेना पड़ता है। अगर वो दौड़ते रहे और उन्होंने कोई वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे, कोई डाइट नहीं ले रहे हैं, तो उनकी मसल्स खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत ब्रेकडाउन जब होगा और डाइट नहीं मिलेगी, रेस्ट नहीं मिलेगा, तो पूरे मसल्स खत्म हो जाएंगे और फिर वो दौड़ नहीं पाएंगे। दौड़ने में उनको काफी दर्द होगा। दोस्तों, अभी हमने समझा मसल्स का महत्व और हमने जाना है कि मसल्स को हम किस प्रकार से बचाकर रख सकते हैं, उनके वॉल्यूम को किस प्रकार से बचाकर रख सकते हैं। अब हमने मसल्स के वॉल्यूम को गेन कर लिया। अब बात आती है, उम्र के साथ साथ हमें इसको फ्लेक्सिबिलिटी देनी होती है, हमने इसको लचीला करना होता है। और जब हम लचीला करना पड़ता है तो हमें मसल्स को स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मसल्स फाइबर से बने हैं और फाइबर ये स्ट्रेचेबल है। अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये हम प्रतिदिन अगर हम उस क्षेत्र में, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं अपने लेग्स को स्प्लिट करने के, साइड स्प्लिट, तो आप देखेंगे अगर मैं प्रतिदिन इस प्रकार से करते रहूं, पहले दिन तो मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मसल्स है वो इतनी स्ट्रेच नहीं हो पाएगी। फिर अगर मैं कुछ दिनों तक इसका अभ्यास करते रहूं, तो आप देखेंगे कि जो मेरी इंटायर मसल्स है दोनों पैरों के, तो वो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल हो जाएगी और मैं इस प्रकार से बैठ पाऊंगा, इस प्रकार का पोस्चर कर पाऊंगा। अभी आपने देखा कि मसल्स को हम किस प्रकार से फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, और जब मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो उसमें ब्लड फ्लो काफी अच्छा होगा, और जब उसमें ब्लड फ्लो काफी अच्छा होगा तो उसमें न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल्स ले रहे हैं, तो ब्लड के थ्रू ही उस मसल तक पहुंचेगा। तो यानी कि जब हम फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करते हैं तो जो ब्लड का प्रभाव होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है, वो काफी मात्रा में उस मसल्स की ओर होता है। हम जो भी प्रोटीन का इंटेक करते हैं, या फिर हम कार्बोहाइड्रेट का या फिर शुगर का, तो वो मॉलिक्यूल्स जब डाइजेस्ट हो जाता है हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, तो मॉलिक्यूल्स के रूप में हमारे ब्लड में फ्लो होता है, और वो मॉलिक्यूल्स के थ्रू ही वो सेल के अंदर इंटर करता है। अभी आपने देखा कि मसल्स ही फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर मसल्स नहीं होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, मूवमेंट नहीं रहेगा, और हम कोई भी पोस्चर या कोई भी हम एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने आपको एक लेग स्प्लिट दिखाया था, वो मैं आसानी से कर सका क्योंकि मसल्स की इन्वॉल्वमेंट उसमें, मेरे पास मसल्स है और मसल्स को मैंने ट्रेंड कर रखा है कि वो फ्लेक्सिबल रहे। जैसे कि अगर मैं आपको एक और पोज दिखाऊंगा जिसमें मेरे बैक की मसल्स, शोल्डर की मसल्स, थाई की मसल्स, लोअर लेग की मसल्स, गर्दन की मसल्स, हर चीज की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो दोस्तों, अभी आपने एक पोज देखा। ये पोज बिना मसल्स के, अगर मेरे पास मसल्स ही नहीं होंगे तो ये इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि हमें करना क्या है, या योगा करना है या वेट ट्रेनिंग करनी है। दोस्तों, मैंने भी ये 40 साल के बाद ही शुरू किया था योगा करना। तो स्टार्टिंग में मैंने 1 साल का योगा करता था, मैं कोई वेट ट्रेनिंग नहीं करता। फिर मैंने देखा कि जो मसल्स है मेरी, वो कम होते जा रही है। फिर मुझे लगा कि इसमें मुझे वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, और वेट ट्रेनिंग के बाद फिर से मैंने मसल्स का थोड़ा वॉल्यूम ग्रो कर दिया। तो इसके लिए डाइट भी बहुत जरूरी है, डाइट प्लस रेस्ट। तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि
अपना जो 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद बॉडी की मूवमेंट अच्छी रहे और एक नॉर्मल आप लाइफ जी सके बिना घुटना दर्द के, यानी कमर दर्द, घुटना दर्द, एड़ियों में दर्द, गर्दन दर्द। तो आपको मसल्स के लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी होगी और ये अलग अलग वेट ट्रेनिंग होती है। बाइसेप्स के लिए अलग, ट्राइसेप्स के लिए अपर लेग, लोअर लेग, पेट, पीठ, कंधे, गर्दन, तो ये सब आपको करना है। और इसके साथ साथ आपको डाइट भी लेनी है। डाइट में आपको प्रोटीन लेना है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप कार्बोहाइड्रेट और शुगर को कम कर सकते हैं, लेकिन डाइट में आपको हर चीज़ लेना है, फैट भी लेना है। अगर आप नॉर्मल हो और आपको कोई हार्ट डिजीज़ नहीं है तो आपको फैट भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं और जितने भी विटामिन होते हैं, कुछ विटामिन ए, डी, के, तो ये सब फैट सॉल्युबल होते हैं। अब बात आती है क्या योगा से मसल्स की ग्रोथ नहीं हो सकती है? दोस्तों योगा से भी हो सकती है, लेकिन योगा का जो प्रभाव है हमारे मसल्स में वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि योगा में ज़्यादातर स्ट्रेचिंग या फिर बैलेंसिंग या ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज होती है। तो जैसे मैं आपको एक योगा में एक पोज दिखाता हूँ, इसमें मेरे हाथों में पूरी बॉडी का वेट आएगा, लेकिन जो इसका प्रभाव है वो मेरे थोड़े बहुत मेरे मसल्स में, बाइसेप्स या ट्राइसेप में पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस प्रकार। तो ये जो प्रभाव है बहुत ही कम समय के लिए, कम मात्रा में पड़ेगा, तो जिससे कि जो बाइसेप्स की और ट्राइसेप की जो ग्रोथ होगी वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी, वो बहुत ही कम, इसमें मेरे फाइबर ब्रेकडाउन होगा, प्रभाव है थोड़ा पड़ेगा और थोड़ी बहुत मेरी बाइसेप्स ट्राइसेप्स की ग्रोथ हो सकती है। और इसके बाद अगर मैं देखूं, हैंड स्टैंड है। हैंड स्टैंड में सारा वेट हमारे हाथों में आता है, लेकिन इसका भी प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। अभी मैंने आपको हैंड स्टैंड दिखाया, तो हैंड स्टैंड में जो हमारा पूरा बॉडी का वेट है वो हमारे हाथों में पड़ेगा, लेकिन इसको आप ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। आप ज़्यादा 3 बार 4 बार, लेकिन जो होल्डिंग होती है वो आप ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि 50 के बाद हम सबको बहुतों को बीपी की शिकायत होती है और बहुत लोग इस एडवांस पोज को नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए संभव नहीं है कि योगा में मसल्स की ग्रोथ हम ज़्यादा कर पाए। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें योगा और वेट ट्रेनिंग दोनों करना चाहिए, यानी कि हमें 3 दिन योगा और 3 दिन वेट ट्रेनिंग ये करना चाहिए, और मैं भी ऐसा ही करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो आपको लाभदायक होगा आपके लिए, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो डालता रहता हूँ। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक कर इसे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।